दिल्ली G20 शिखर बैठक की एक बड़ी कामयाबी ये रही है कि इस ग्रुपिंग में अफ्रीकी संघ को शामिल कर लिया गया है। ये उसी तरह से है जैसे कि यूरोपीय संघ G20 का सदस्य है, जिस संघ के अंतर्गत 27 देश आते हैं। अफ्रीकी संघ में 55 देश हैं। अफ्रीकी देशों में अभी तक सिर्फ दक्षिण अफ्रीका ही G20 में शामिल था। अफ्रीकी संघ के शामिल हो जाने के बाद बाकी के 54 अफ्रीकी देश भी एक यूनियन के तौर पर G20 के सदस्य बन गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख देश हैं नाइजीरिया, सेनेगल, जिम्बाब्वे, नामीबिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, इजिप्ट, लीबिया, तंजानिया, सूडान, साउथ सूडान, युगांडा, रवांडा, मडगास्कर, मॉरिशस, केन्या और इथियोपिया। सवाल है कि ये कैसे संभव हुआ। अफ्रीकी संघ पिछले 7 साल से G20 में पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल होने की वकालत कर रहा था। उसकी दलील रही है कि इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोप के देश G20 का हिस्सा हैं और यूरोपीय यूनियन भी सदस्य है। अफ्रीकी यूनियन G20 का सदस्य क्यों नहीं हो सकता? गौरतलब है कि अब तक सिर्फ दक्षिण अफ्रीका ही G20 का सदस्य था। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक 2022 में इंडोनेशिया में हुई G20 शिखर बैठक के दौरान सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सॉल ने पीएम मोदी से G20 की सदस्यता को लेकर शिकायत की। कहा कि अफ्रीकी यूनियन को भी G20 में शामिल किया जाना चाहिए। 2022 में बाली में हुई G20 शिखर बैठक में अफ्रीकी संघ जो है वो अतिथि के तौर पर शामिल हुआ था। पीएम मोदी ने वादा किया कि वे इसे जरूर करेंगे। इंडोनेशिया के बाद G20 की अध्यक्षता भारत के पास आई और दिल्ली G20 शिखर बैठक में पीएम मोदी ने अपना वादा पूरा कर दिया। अफ्रीकी संघ के मौजूदा अध्यक्ष देश कोमोरोस के राष्ट्रपति को गले मिलाया और अफ्रीकी संघ को G20 के सदस्य की कुर्सी पर बिठाया। जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स समिट के दौरान सेनेगल के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से कहा कि आपने जो वादा किया उसका असर होता दिख रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट के दौरान ग्लोबल साउथ के देशों के हितों की बात की और अफ्रीकी यूनियन को G20 का सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा। ये भी ध्यान देने की बात है कि सभी अफ्रीकी देश ग्लोबल साउथ के देश माने जाते हैं, यानी कि जहां पिछड़ापन है, जहां अर्थव्यवस्था कमजोर है, प्रति व्यक्ति आय कम है और जहां विकास की बहुत जरूरत है। भारत में जनवरी में ग्लोबल साउथ समिट कर इन देशों की आवाज को मजबूती से उठाना शुरू किया। ये एक वर्चुअल समिट था। ब्रिक्स के बाद पीएम मोदी ने G20 के सदस्य देशों को चिट्ठी लिखी कि अफ्रीकी यूनियन को ग्रुप में शामिल किया जाए और इसके साथ ही सलाह मशवरा शुरू हुआ और सभी देशों ने सर्वसम्मति से इसकी मंजूरी दे दी। इस बीच चीन ने ये कहा कि अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने की वकालत उसने भी की थी। रूस की तरफ से भी कहा गया कि पहल उसने की थी, लेकिन ये सब श्रेय लेने की होड़ है। वजह यह है कि अफ्रीका में रूस और चीन के अपने अपने हित हैं। चीन तो अफ्रीकी देशों पर अपना वर्चस्व चाहता है, वह इनसे गहरे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, इसलिए उसने भारत के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया, वरना अफ्रीकी देशों के बीच उसकी छवि खराब होती। तो G20 में शामिल होने से अफ्रीकी देशों को क्या फायदा होगा, आइए ये भी जानते हैं। अफ्रीकी देश वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार की मांग करता रहा है, जिसमें दूसरे वैश्विक वित्तीय संस्थानों के साथ साथ वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान भी शामिल हैं, जिसमें सुधार की वो वकालत करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने पर अफ्रीकी देशों को दूसरे देशों के मुकाबले अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है। अफ्रीका को निवेश की भारी जरूरत है। चीन अफ्रीकी देशों के सबसे बड़े कर्जदाताओं में एक है और चीन की कर्ज नीति ऐसी है कि कर्ज के बदले वह उन देशों के संसाधनों और भूभाग पर कब्जे की कोशिश करता है। अफ्रीकी देशों को यूक्रेन युद्ध का बड़ा खामियाजा उठाना पड़ रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाने की वजह से उसे अनाज नहीं मिल पा रहा। G20 में शामिल होने का मतलब ये है कि अब अफ्रीकी संघ उन फैसलों में हिस्सेदार होगा जो इस आर्थिक फोरम पर लिए जाते हैं। अफ्रीकी देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से भारी भरकम कर्ज मिलने में मदद मिलेगी। साथ ही ये G20 को भी बहुत कुछ दे पाएगा। अफ्रीका जो है वो संसाधनों से भरा क्षेत्र है। दुनिया की प्राकृतिक संसाधनों का तकरीबन 30% हिस्सा और रिन्यूएबल एनर्जी की तकरीबन 60% हिस्सेदारी यही है। G20 का सदस्य बन जाने के बाद अफ्रीकी संघ
की अपनी एक मजबूत आवाज़ होगी और इसकी मांगों को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं होगा।